एपिसोड 47। राजीव की गिरफ्तारी को 3 दिन हो चुके थे। फैक्ट्री में हुई उस भीषण रात ने सबको अंदर तक हिला दिया था, लेकिन अब सबकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ रही थी। आदित्य अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था। सुबह का सूरज हल्के बादलों के बीच से निकलकर पूरे शहर पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। पक्षियों की चहचहाट और ताज़ा हवा एक नई ऊर्जा दे रही थी। सिया कमरे में आई। उसके हाथ में चाय का कप था। क्या सोच रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने कप लेते हुए कहा, सोच रहा हूं कि हमने अब तक कितना कुछ झेला है और अभी आगे कितना लंबा सफर बाकी है। सिया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे और यही हमें मजबूत बनाता है। कुछ ही देर बाद आदित्य, सिया, आरव और कबीर एक ही टेबल पर बैठे थे। टेबल पर नक्शे, दस्तावेज और राजीव के कबूलनामे की कॉपियां फैली थी। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, राजीव अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने जिस संगठन का जिक्र किया था वही असली खतरा है। हमें उसी तक पहुंचना होगा। आरव ने चुटकी ली। मतलब असली फिल्म अभी शुरू हुई है? मुझे तो लग रहा था अब थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमेशा मस्ती ही सूझती है, लेकिन सच में असली दुश्मन सामने आए बिना चैन कहाँ मिलेगा? आदित्य ने सबकी ओर देखते हुए कहा, हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो चुप बैठकर इंतजार करें कि वो दुश्मन हमें ढूंढे, या फिर हम खुद उसकी तलाश में निकले। और मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। कबीर ने एक फाइल खोली और उसमें से कुछ फोटो और नोट्स निकाले। राजीव ने जिन लोगों का नाम लिया उनमें से एक बड़ा नाम है विक्रम शाह। ये इंसान शहर के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून में से एक है, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। बाहर से सबको ये शरीफ और दानवीर नजर आता है। आदित्य ने ध्यान से तस्वीर देखी। मतलब असली खेल पर्दे के पीछे है। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हमें संगठन तक पहुंचना है तो विक्रम शाह से शुरुआत करनी होगी। सिया थोड़ी चिंतित हो उठी। लेकिन क्या हम इतनी आसानी से उसके खिलाफ कुछ साबित कर पाएंगे? उसके पास ताकत, पैसा और राजनीति का सहारा है। अगर हम उससे भिड़े तो हमारे लिए और भी खतरा बढ़ जाएगा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, खतरे से डरना हमें मंजिल तक नहीं ले जाएगा सिया। हमें सच का पर्दाफाश करना ही होगा। यही वजह है कि हमने ये रास्ता चुना। आरव ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, तो फिर तय रहा, अब से हमारी अगली डेस्टिनेशन विक्रम शाह। लेकिन आदित्य भाई, प्लीज इस बार गोलीबारी कम और दिमागी खेल ज्यादा खेलना। पिछली बार तो मेरी जान ही निकल गई थी। सब हल्के से हंस पड़े, लेकिन उनके दिलों में तनाव साफ झलक रहा था। शाम को कबीर ने अपनी पुलिस टीम से गुप्त जानकारी निकलवाई। फाइल के अनुसार विक्रम शाह का एक गुप्त गोदाम शहर के बाहरी इलाके में था। आधिकारिक रूप से ये गोदाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान रखने के लिए बताया गया था, लेकिन वहां रात को अजीब गतिविधियां होती थीं। आदित्य ने तय किया, आज रात हम वहां जाएंगे, देखते हैं कि असली खेल क्या है। चारों लोग अपनी कार में बैठे और अंधेरी सड़कों से होते हुए गोदाम की ओर निकल पड़े। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जिससे सड़कों पर धुंध फैल गई थी। माहौल और भी मिस्टीरियस हो गया था। सिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हर बार लगता है कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला मोड़ और भी खतरनाक निकलता है। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, यही जिंदगी है सिया। आसान रास्ते कभी सच्चाई तक नहीं ले जाते। आखिरकार वे गोदाम के पास पहुंचे। जगह सुनसान थी। एक बड़ी इमारत थी जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और तार लगे थे। आरव ने मजाक किया, वाह, ये तो किसी फिल्म का सेट लग रहा है। अब बस हीरो हीरोइन का गाना बाकी है। सिया ने उसे घूरा, ये मजाक का वक्त नहीं है आरव। आदित्य ने सबको चुप कराया और कहा, हम अंदर जाएंगे, लेकिन सावधानी से, कोई गलती नहीं करनी है। वे धीरे धीरे दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। गोदाम के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर से हल्की रोशनी और मशीनों की आवाज आ रही थी। जब वे करीब गए तो देखा कि अंदर कई लोग पैकेट्स और बक्से लाद रहे थे। उन बक्सों पर कोई लेबल नहीं था, लेकिन एक बॉक्स गिरने से कुछ बाहर निकला। वो हथियार थे। सिया ने दबी आवाज में कहा, हे भगवान, ये लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। कबीर ने गंभीर होकर कहा, और इसका सीधा मतलब है विक्रम शाह का नेटवर्क हथियारों की तस्करी से जुड़ा है। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। अब हमें यकीन हो गया है कि असली राक्षस कौन है। लेकिन तभी किसी ने उनकी परछाइयां देख लीं। कौन है वहां? तुरंत अलार्म बज उठा।
गोदाम में मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए, हथियार लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, संभल जाओ। गोदाम के अंदर अफरा तफरी मच गई, गोलियों की गूंज चारों ओर फैल गई। कबीर ने अपनी बंदूक निकालकर जवाब दिया। आरव ने पास रखे लोहे के रॉड से एक आदमी को बेहोश कर दिया। सिया छिपकर सब देख रही थी, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाई और एक लकड़ी उठाकर सामने आए हमलावर पर वार किया। आदित्य ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसके हर वार में गुस्सा और जुनून था। लड़ाई के बीच अचानक एक ऊंचा आदमी काले कोट में सामने आया। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत हिम्मत है तुम लोगों में, लेकिन ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। आदित्य ने गुस्से से कहा, नकाब हटाकर सामने आओ ताकि पता चले असली खिलाड़ी कौन है। उस आदमी ने हल्की हंसी छोड़ी और बोला, अभी वक्त नहीं आया, लेकिन जल्द ही तुम सबको असली सच पता चलेगा। ये कहकर वो धुएं के बीच गायब हो गया। पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनकर गोदाम के बाकी लोग भी भाग निकले। जब पुलिस पहुंची तो वहां हथियारों से भरे दर्जनों बक्से पड़े थे। कबीर ने राहत की सांस ली। कम से कम हमारे पास अब पक्के सबूत हैं। सिया ने आदित्य की ओर देखा, लेकिन वो नकाबपोश कौन था? आदित्य ने दूर अंधेरे में देखा और बोला, यही तो हमें पता लगाना है। शायद वही इस संगठन का असली मुखिया है। सुबह होने तक पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया। मीडिया में खबर फैल गई, शहर में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। लेकिन आदित्य जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने अपनी टीम से कहा, अब हमें विक्रम शाह पर सीधा वार करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ तस्करी ही नहीं बल्कि उस नकाबपोश का चेहरा भी छुपा रहा है। सिया ने धीरे से कहा, आदि, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारा मिशन नहीं बल्कि सच्चाई की लड़ाई है। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में देखेंगे कि विक्रम शाह से टैग करते हुए आदित्य और उसकी टीम कैसे संगठन के राज को पर्दाफाश करती है। क्या आपको एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में बने रहिए ताकि आगे की जर्नी और भी शान से भरी रहे। धन्यवाद। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, मानो रात भर की बेचैन करवटों ने अब थककर आराम ले लिया हो। आरव बिस्तर पर सीधा लेटा छत की ओर टकटकी लगाए सोचों में डूबा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कल रात हुई घटनाओं ने उसे झकझोर दिया था। आरव के भीतर भावनाओं का तूफान मचा हुआ था। एक और उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं, टीम, प्रोजेक्ट और वो वादा जो उसने अपने पिता से किया था। दूसरी ओर उसका दिल लगातार सिया की ओर खींचा चला जा रहा था। सिया, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में अंधेरे के बीच रोशनी की तरह दस्तक दी थी। मगर अब हालात ऐसे बन गए थे कि वो ना तो अपने दिल की सुन पा रहा था और ना ही दिमाग की। आरव उठकर खिड़की तक गया। बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर सब सन्नाटा था। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं अपने ही लोगों से दूर जा रहा हूं? वो बुदबुदाया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने खुद को संभाला और दरवाज़ा खोला। बाहर आदित्य खड़ा था। आदित्य की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बिना कुछ कहे कमरे के अंदर कदम रखा और बोला, आरव, ये सब कब तक चलेगा? तू समझ क्यों नहीं रहा है? तेरे फैसले अब सिर्फ तुझ पर नहीं, हम सब पर असर डाल रहे हैं। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे पता है आदित्य, लेकिन हालात मुझे अलग ही राह पर धकेल रहे हैं। आदित्य ने ठंडी हंसी भरी। हालात या फिर सिया? साफ साफ बता आरव, तेरे लिए ज़रूरी क्या है, ये मिशन या वो लड़की? आरव की नज़रें झुक गईं। उसके पास जवाब था पर वो बोल नहीं पा रहा था। उधर सिया अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसका मन भी उथल पुथल में था। उसने लिखा, आरव की आंखों में जो दर्द है मैं उसे पढ़ सकती हूँ, लेकिन क्या मैं उसका सहारा बन रही हूँ या उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हूँ? कल जो हुआ उसने मुझे डरा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। शायद हम दोनों को फैसला लेना होगा, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। सिया ने कलम रख दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। इधर दुश्मनों की चाल और गहरी होती जा रही थी। राघव अपने ठिकाने पर बैठा स्क्रीन पर आरव और उसकी टीम की गतिविधियां देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। खुद को कितना भी मजबूत समझ ले आरव,
लेकिन भावनाएं हर इंसान को तोड़ देती हैं, और तेरा सबसे बड़ा हथियार ही तेरा सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू बन जाएगा। सिया, उसने अपने आदमी को आदेश दिया। समय आ गया है, उन्हें यकीन दिलाओ कि उनका सबसे करीबी ही गद्दार है। शाम को मीटिंग बुलाई गई। टीम के सभी सदस्य कमरे में इकट्ठे हुए। माहौल तनावपूर्ण था। आदित्य ने सीधे सीधे मुद्दा रखा। हमें शक है कि हमारे बीच कोई है जो राघव तक खबरें पहुंचा रहा है। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। माहौल और भारी हो गया। कव्या बोली, लेकिन वो कौन हो सकता है? हम सब तो सालों से साथ हैं। आदित्य की नज़र एक पल के लिए सिया पर पड़ी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिया ने वो शक उसकी आंखों में पढ़ लिया। उसके दिल को ठेस पहुंची। सिया धीरे से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं... कमरे में खामोशी छा गई। आरव ने बीच में आकर कहा, बस करो, किसी पर उंगली उठाने से पहले सबूत होना चाहिए, और मैं साफ साफ कह रहा हूं, सिया पर शक करना बंद करो, वो हमारे साथ है। लेकिन आदित्य ने पलटकर कहा, तेरा विश्वास और अंधभना में बहुत पतली दीवार होती है आरव, याद रखना। मीटिंग खत्म होने के बाद सिया बाहर चली गई। आरव उसके पीछे गया। सिया सुनो। सिया रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने शक किया। बुरा ये लगा कि तेरी टीम अब मुझे बाहरी समझती है। शायद वो सही है। मैं यहाँ आई ही क्यों थी? शायद मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच दूरी बढ़ रही है। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं सिया, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अब तक हार चुका होता। सिया ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन ताकत और बोझ में फर्क बहुत नाजुक होता है आरव। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊं। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, ये कभी नहीं होगा, वादा करता हूं। उसी रात अचानक अलार्म बज उठा। सब भागकर कंट्रोल रूम में पहुंचे। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उनके सिस्टम से कोई डेटा बाहर भेजा जा चुका है। आदित्य ने कहा, देखा, मैंने कहा था हमारे बीच कोई गद्दार है। आरव ने सिस्टम चेक किया। डेटा भेजने वाला आईडी वही था, सिया का लॉगिन। सबकी नज़रें उसकी ओर घूम गई। सिया हक्की बक्की रह गई। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने मेरा आईडी हैक किया होगा। लेकिन आदित्य गरज पड़ा, काफी है ये नाटक, शुरू से ही मुझे तुझ पर शक था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसके दिल में तूफान मच गया। क्या वाकई सिया ने उसे धोखा दिया, या फिर ये कोई चाल थी? सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने सीधे आरव की तरफ देखा। आरव, तुम तो यकीन करते हो ना मुझ पर? आरव के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका दिल कह रहा था कि सिया निर्दोष है, लेकिन सामने मौजूद सबूत उसकी जुबान को जकड़ रहे थे। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। आदित्य ने कहा, अगर हमें बचना है तो हमें फैसला लेना होगा, या तो ये लड़की यहाँ रहेगी या हम सब। सिया लोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन से जकड़ दिया गया हो। उसके कानों में बस सिया की आवाज गूंज रही थी, आरव, तुम तो यकीन करते हो ना मुझ पर? लेकिन उसके दिल और दिमाग की जंग ने उसे पत्थर बना दिया था। राघव अपने ठिकाने से ये सब देख रहा था और हंस पड़ा। खेल सही दिशा में जा रहा है। अब देखना आरव, तेरी दुनिया तेरे ही हाथों से बिखरेगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली की चमक मानो आरव के भीतर उठ रहे तूफान को दर्शा रही थी। कमरे में अभी भी वही खामोशी पसरी थी जो सिया के जाने के बाद फैल गई थी। बाकी टीम धीरे धीरे अपनी जगह लौट गई थी, लेकिन उनके चेहरों पर शक और तनाव की लकीरें साफ छलक रही थीं। आरव अकेला खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें दूर अंधेरे में खोई थीं। सिया की वो आखिरी पंक्ति उसके कानों में गूंज रही थी, आरव, तुम तो यकीन करते हो ना मुझ पर? दिल कह रहा था कि सिया निर्दोष है, लेकिन दिमाग सबूतों की ओर इशारा कर रहा था। क्या वाकई सिया ने धोखा दिया, या ये किसी की सोची समझी चाल थी? दूसरी ओर सिया बाहर खुले आंगन में चली गई थी। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखा नहीं पा रही थी। उसका दिल टूटा हुआ था। क्या आरव ने भी मुझ पर भरोसा खो दिया? अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं किसके लिए यहाँ लड़ रही हूँ? वो जमीन पर बैठ गई और आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, मुझे ताकत देना। मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कैसे साबित करूं? सब मुझे गद्दार समझने लगे हैं। अंदर कंट्रोल रूम में आदित्य, काव्य और बाकी सदस्यों से बात कर रहा था। देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना, यही हमें बर्बाद कर देगी। आरव अपने जज्बातों में अंधा हो चुका है। हमें अब अपने फैसले खुद लेने होंगे।
अगर हम उसके भरोसे रहे तो सब खत्म हो जाएगा। काव्या हिचकिचाई। लेकिन आदित्य, कहीं ये सच में कोई हैकिंग तो नहीं? सिया मासूम लगती है। आदित्य ने तुरंत बात काट दी। यही तो चाल है, मासूम बनना। और आरव जैसा सीधा इंसान उसके जाल में फंस गया है। हमें सोचना होगा कि अगला कदम क्या हो। थोड़ी देर बाद आरव बाहर आया और उसने सिया को आंगन में अकेला बैठे देखा। वो धीरे धीरे उसके पास गया। सिया, उसकी आवाज़ धीमी थी। सिया ने नजरें उठाईं, उसकी आंखें लाल थीं। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं गद्दार हूं? आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी ही सब कह गई। सिया ने आहत होकर कहा, तुम्हें मुझसे सबूत चाहिए आरव? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम्हें मेरे दिल पर शक है? आरव ने हाथ बढ़ाया। सिया, मैं यकीन करना चाहता हूं, लेकिन हालात। सिया ने हाथ झटक दिया। बस करो, हालात का बहाना मत बनाओ। असली बात यह है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, और अगर भरोसा ही नहीं है तो हमारे बीच क्या बचा है? ये कहकर सिया नहा से चली गई। आरव ठगा सा खड़ा रह गया। उधर राघव अपनी स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। शानदार, अब बस एक आखिरी धक्का और ये टीम खुद ही बिखर जाएगी। उसने अपने आदमी को आदेश दिया, कल सुबह इन्हें नकली सूचना दो। जब वो गलत जगह जाएंगे तो हमला कर देना, और ध्यान रहे, शक का तीर और गहरा होना चाहिए। उन्हें लगे कि किसी ने अंदर से पता लीक किया है। अगली सुबह टीम को एक इमरजेंसी अलर्ट मिला। संदेश था, राघव के ठिकाने का लोकेशन ट्रेस हुआ है, तुरंत पहुंचो। आदित्य ने कहा, यह हमारा मौका है, लेकिन ध्यान रखना, दुश्मन चाल भी चल सकता है। आरव ने टीम को तैयार किया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सिया की ओर जा रही थी। सिया चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। टीम ट्रक से लोकेशन की ओर बढ़ी। जगह सुनसान थी, चारों तरफ सूखे पेड़ और टूटी फूटी इमारतें। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक चारों ओर से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। घात लगाकर हमला, आदित्य चिल्लाया। सबने तुरंत कवर लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आरव ने आदेश दिया, पीछे हटो, ये जाल है। टीम किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। 2 लोग घायल हो गए थे। कैंप में लौटने पर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, अब भी किसी को शक है कि जानकारी अंदर से लीक हो रही है, और सबूत चाहिए। काव्या बोली, लेकिन लॉगिन तो फिर सिया का ही था। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? सिया ने गुस्से से कहा, बस, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक साजिश है। कोई है जो हमें आपस में लड़ाना चाहता है। आदित्य हंसा, वाह, कितना अच्छा बहाना है। लेकिन सच यही है कि तुम हमारी कमजोरी हो, और मैं अब और ज़ाखत मोल नहीं ले सकता। सबकी नजरें अब आरव की ओर थीं। सब चाहते थे कि वो फैसला ले। आरव ने गहरी सांस ली। सिया, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन बार बार सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं, और मेरी टीम का विश्वास भी टूट रहा है। अगर मैंने कदम नहीं उठाया तो सब बिखर जाएगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब, तुम मुझे निकालना चाहते हो? आरव की नजरें झुक गईं। शायद यही सही होगा, अभी के लिए। ये सुनकर सिया का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना सामान उठाने लगी। जैसे ही सिया ने बैग उठाया और कैंप से बाहर निकली, बारिश शुरू हो गई, मानो आसमान भी उसके दर्द में शामिल हो गया हो। आरव उसे जाते हुए देख रहा था। उसका दिल चिल्ला रहा था कि सिया को रोक लो, लेकिन दिमाग ने उसे रोके रखा। सिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था? फिर वो चली गई। दूसरी ओर राघव ये सब खबर सुनकर हंसी से लोटपोट हो गया। कमाल है, बिना कुछ किए ही दुश्मन की टीम आधी टूट चुकी है, अब बस अंतिम वार बाकी है। रात को आरव अकेला अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर रखा सिया का छोड़ा हुआ स्कार्फ उसने उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। क्या मैंने सही किया, या मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी? उसी वक्त दरवाज़ा खुला। आदित्य अंदर आया। आरव, अब वक्त है कि हम सख्त फैसले लें। सिया चली गई, अच्छा हुआ, अब ध्यान सिर्फ मिशन पर होना चाहिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में तूफान मच रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दूसरी ओर सिया बारिश में भीगती अकेली चल रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राघव के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवाओं के झोंके जमीन से टकराकर अजीब सी सीटी की आवाज निकाल रहे थे। सिया अकेली सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसके कदम भारी थे और आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिलकर चेहरे को भिगो रहे थे।
उसके कानों में अब भी आरव की बातें गूंज रही थी। शायद यही सही होगा अभी के लिए। उसके दिल को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए उसने जान तक दांव पर लगा दी, वही आज उस पर शक कर रहा है। सिया को ये नहीं पता था कि कुछ दूरी पर दो काले एसयूवी धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी। अंदर बैठे राघव के गुर्गे आपस में बातें कर रहे थे। बॉस ने कहा है इसे जिंदा पकड़ना है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कहीं भाग न जाए, ये लड़की चतुर लगती है। एसयूवी की हेडलाइट्स बीच बीच में चमक उठती, जिससे सिया को लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी चाल तेज कर दी। सड़क का किनारा अचानक जंगल में मुड़ता था। सिया ने बिना सोचे समझे उस रास्ते पर कदम रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद कभी वापस ना जा पाऊं, उसने खुद से कहा। जंगल घना और अंधेरा था। टहनियों की आवाज़ें और पेड़ों के बीच से आती अजीब सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। एसयूवी अब सड़क पर रुक चुकी थी। 4-5 लोग टॉर्च लेकर उसके पीछे जंगल में घुस आए। सिया ने पेड़ों पे पीछे छिपते हुए खुद को संभाला। उसकी सांसें तेज थी। अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। वो रही। एक गुर्गा टॉर्च लेकर उसकी तरफ भागा। सिया ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुर्गे चिल्लाए, भागने मत दो। सिया ने मौका पाकर दौड़ लगा दी। इधर कैंप में आरव बेचैन था। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, कहीं सिया खतरे में तो नहीं। मैंने उसे अकेला क्यों जाने दिया। आदित्य अंदर आया और बोला, आरव, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं। वो अपनी पसंद से गई है। हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आरव ने ठान लिया था, नहीं आदित्य, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सिया मेरी जिम्मेदारी है। आदित्य ने ताना मारा, या शायद तुम्हारे दिल की कमजोरी। आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत अपनी जीप स्टार्ट कर जंगल की ओर निकल पड़ा। सिया अब तक थक चुकी थी। बारिश में भीगने से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। 4 आदमी उसका पीछा कर रहे थे और तेजी से पास आ रहे थे। उसने सांस संभालते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो एक चट्टान की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगानी चाही, उसके पीछे से एक गुर्गे ने उसे पकड़ लिया। अब भाग कहाँ रहे हैं, उसने गरजते हुए कहा। सिया ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसके पेट में कोहनी मार दी। आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन बाकी गुर्गे आ चुके थे। उन्होंने मिलकर सिया को पकड़ लिया। सिया ने चीखकर कहा, मुझे छोड़ो, मैं निर्दोष हूं। एक गुर्गे ने हंसते हुए कहा, निर्दोष लोग कभी इतने आसानी से नहीं फंसते। बॉस से मिलकर खुद ही देख लेना। कुछ देर बाद वही एसयूवी जंगल के बीच खड़ी थी। उसके दरवाजे से राघव बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। तो मिल ही गई तुम, सिया। आरव ने तुम्हें निकाल दिया है ना, मुझे पता था, क्योंकि मैंने सबूतों का खेल ही ऐसा बनाया था। सिया ने गुस्से में कहा, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। आरव एक दिन सच्चाई जान लेगा। राघव ठहाका मारकर हंसा, आरव, वो तो पहले ही तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। अब उसे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पास हो और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इसी बीच दूर से जीप की हेडलाइट्स चमकी। आवाज सुनकर सिया का चेहरा चमक उठा। आरव! गुर्गे चौंक गए। बॉस, वो यहां आ गया। राघव ने गुस्से से दांत भींचे। तो खेल अब और मजेदार होगा। आरव ने जीप से उतरते ही बंदूक निकाली और चिल्लाया, सिया को छोड़ दो। गुर्गों ने तुरंत सिया को ढाल बना लिया। पास आए तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। आरव का दिल धड़क रहा था। उसने सिया की आंखों में देखा। वहां डर भी था और उम्मीद भी। सिया ने धीमे से कहा, आरव, मुझ पर भरोसा करो। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनकर आरव का दिल पिघल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक नीचे कर दी। ठीक है, लेकिन सिया को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ सौदा करने आया हूं। राघव हंसा, वाह, आखिरकार अकड़ टूट ही गई। लेकिन अफसोस, मैं सौदे नहीं करता, मैं सिर्फ जीतता हूं। अचानक आरव ने एक पत्थर उठाकर गुर्गों की ओर फेंका और उसी मौके का फायदा उठाकर जमीन पर रोल कर गया। गोली चली, लेकिन वो बाल बाल बच गया। सिया ने मौका पाकर एक गुर्गे को लात मारी और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आरव ने अपनी बंदूक से 2 गुर्गों को घायल कर दिया। बारिश, गोलियों की आवाज और चिल्लाहट ने जंगल को युद्ध क्षेत्र बना दिया था।
राघव पीछे हटते हुए चिल्लाया, मारो इन्हें, कोई जिंदा ना बचे। सिया ने गिरा हुआ हथियार उठा लिया और आरव के साथ मिलकर जवाबी हमला करने लगी। दोनों एक दूसरे की पीठ ढकते हुए लड़ रहे थे। आरव ने कहा, सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सिया ने गोली चलाते हुए कहा, अब इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। उनकी साझेदारी देख बाकी गुर्गे घबरा गए। जब उसके आधे से ज्यादा लोग गिर चुके, राघव ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में भाग निकला। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ आरव, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। लड़ाई खत्म होने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। आरव धीरे से बोला, सिया, मैं सच में शर्मिंदा हूं, तुम पर शक करके मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कभी ऐसा नहीं करूंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव, मुझे बस इतना चाहिए था कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और आज तुमने वो कर दिखाया। दोनों के बीच खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। जंगल से निकलते समय अचानक आरव के वॉकी टॉकी पा आवाज आई, आरव, बेस पर हमला हुआ है, तुरंत लौटो। दोनों चौंक गए। आरव ने सिया की ओर देखा, लगता है ये लड़ाई अभी और बड़ी होने वाली है। सिया ने सिर हिलाया, और इस बार हम साथ लड़ेंगे। रात का गाढ़ा अंधेरा महल की दीवारों को अपने साए में लपेट चुका था। बाहर हवा शोर मचाते हुए बह रही थी, जैसे वो भी इस निर्णायक रात का गवाह बनना चाहती हो। अंदर महल में सब कुछ स्थिर था, लेकिन हर एक दिल में तूफान जल रहा था। अभिषेक, आरव, सुजाता और राजन ऑल एक ही कमरे में मौजूद थे। कमरे की खामोशी इतनी भारी थी कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी युद्ध की ढोल की तरह लग रही थी। राजन ने ठंडी मुस्कान के साथ अभिषेक की ओर देखा। राजन, तो आखिरकार सच का सामना करने की हिम्मत जुटा ही ली तुमने। लेकिन ये मत भूलना, इस खेल का आखिरी मोहरा मैं हूं। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। अभिषेक, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होगा राजन। जिस सच को तुमने सालों से दबा रखा था, आज वो ही तुम्हारी हार की वजह बनेगा। सुजाता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, ये लड़ाई किसी की जान ले सकती है। मैं नहीं चाहती कि इतिहास फिर खुद को दोहराए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आरव बीच में खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसका चाचा राजन, जिसने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था। दूसरी तरफ उसका सगा पिता अभिषेक, जो अब सच के साथ खड़ा था। आरव का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, पापा, अगर मैं आपके साथ आऊं तो क्या मैं अपनी माँ को भी खो दूंगा? अभिषेक का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे का चेहरा पकड़कर कहा, नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई के बाद तुम्हें सिर्फ सच और सुकून मिले। माँ भी यही चाहती है। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया था कि अब फैसला करना ही होगा। तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। अंदर आते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि महारानी गायत्री थी, महल की सबसे पुरानी सदस्य, जो अब तक पर्दे के पीछे चुपचाप सब देख रही थी। गायत्री, बहुत हो गया, अब सब सच सामने आएगा। उन्होंने राजन की ओर उंगली उठाई। राजन, तुमने ही महाराज की हत्या करवाई थी। तुमने ही इस परिवार को तोड़ा और तुमने ही इस महल को लालच का अड्डा बना दिया। राजन की आंखें फैल गई। ये झूठ है, मैं हमेशा परिवार के लिए लड़ा हूं। लेकिन गायत्री ने सबूतों से भरा एक डब्बा टेबल पर पटक दिया। उसमें पुराने पत्र, गुप्त दस्तावेज और एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें राजन खुद अपने अपराध कबूल करता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजन ने गुस्से में कुर्सी पलट दी। उसकी आंखें खून से लाल थी। अगर मैं हार गया तो तुम सबको भी अपने साथ ले डूबूंगा। उसने अचानक छिपी हुई बंदूक निकाल ली। सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। सुजाता चिल्लाई, राजन, पागल मत बनो। लेकिन अभिषेक आगे बढ़ गया। तुम्हारा सामना अब मुझसे है। राजन ने बंदूक तानी। तभी आरव बीच में आ गया। नहीं, अगर गोली चलेगी तो वो पहले मुझे लगेगी। राजन का हाथ कांप गया। सामने खड़ा था वो लड़का जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। राजन, आरव हट जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आरव, नहीं चाचा, मैं आज आपके पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। राजन की आंखों में पहली बार कमजोरी झलकने लगी। उसी वक्त बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। अभिषेक ने पहले ही सबूत अधिकारियों को सौंप दिए थे। दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर अंदर आ गए। राजन मल्होत्रा, आपको हत्या, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राजन ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में हार, गुस्सा और पछतावा सब कुछ था। आखिरकार उसने बंदूक जमीन पर गिरा दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही,
ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी विरासत बाकी है। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन दिलों पर अभी भी भारीपन था। आरव अपने पिता की ओर मुड़ा। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? अभिषेक ने बेटे को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अब सच के रास्ते पर चलेंगे। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद उसका परिवार फिर से एक हो रहा था। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ये महल अब खून और धोखे से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से चमकेगा। अगली सुबह महल की बालकनी से सूरज की किरणें अंदर आई। लंबे समय बाद ये रोशनी सबको नई उम्मीद दे रही थी। राजन जेल में था, अभिषेक और सुजाता साथ थे। आरव ने अपने पिता को अपनाया और अपनी माँ को भी खोने नहीं दिया। महल में अब शांति लौट आई थी। अभिषेक ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, आपकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही सब सामान्य हुआ, एक रहस्यमय पत्र महल के दरवाजे पर रखा मिला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, जो बीज राजन ने बोए हैं वो अब जड़ पकड़ चुके हैं, तैयार रहना। सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर और जिज्ञासा फिर से दिलों में जाग उठी।